नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम जानेंगे कि अपने आसपास सफाई रखना कितना जरूरी है। उससे भी ज्यादा और उतना ही इनफैक्ट जरूरी है अपने निवेश को भी साफ सुथरा रखना। मतलब पोर्टफोलियो की गंदगी को कैसे हटाएं, इसको समझाएंगे आज हम आपको। हम समझने की कोशिश करेंगे कि पोर्टफोलियो में आप कितने फंड रख सकते हैं, कौन से ऐसे फंड हैं जिन्हें निकालने की जरूरत है जिससे कि पोर्टफोलियो में फंड की भीड़ ना बढ़े। सही एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी क्या हो, डाइवर्सिफिकेशन का सही तरीका क्या हो, कैसे बने स्वच्छ पोर्टफोलियो और सरल निवेश, इस पर करने वाले हैं आज हम खास चर्चा और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके लिए आपको किन बातों का रखना है ध्यान। इन तमाम बातों पर चर्चा की हम शुरुआत करते हैं और इस वक्त हमारे साथ जो खास एक्सपर्ट हैं उनका भी परिचय करा देते हैं। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ, आनंद राठी वेल्थ। फिरोज, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत जरूरी है अपने आसपास सफाई को रखना और इतना जरूरी अपने पोर्टफोलियो को भी एकदम क्लीन एंड क्लियर रखना होता है जिससे कि हमारे निवेश के सफर में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत पेश ना आए, जिसको हम डी क्लटरिंग ऑफ पोर्टफोलियो आमतौर पर कहते हैं। तरीके इसके कई हो सकते हैं, सही तरीका क्या है ये समझना जरूरी है और इससे ही आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो क्लीन होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, तो कैसे समझे एक साफ पोर्टफोलियो कैसा दिखता है? नमस्कार स्वाति जी, गुड इवनिंग। जैसे आपने कहा, क्लीन सफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे अर्जों बीत जाते हैं, प्रोडक्ट्स हम खरीदते जाते हैं, अलग अलग लोग अलग चीजें कहते हैं, अलग व्यूज होती हैं, उनके आधार पे कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर के माध्यम से और हमारी बैंकों के माध्यम से भी हम अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट खरीदते जाते हैं। तो एक दौर आता है जहां पे सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। सो ये क्लीन जो पोर्टफोलियो करना है, वो आई थिंक पीरियोडिकली 3-4 साल में हम बहुत सारी चीजें साफ करने लायक हो जाती हैं पोर्टफोलियो में। तो उसका क्या मतलब है कि अलग अलग लेवल्स हैं स्वाति जी। क्लीन करना मतलब आपको ये देखना है कि जो एसेट क्लासेस आपको नहीं चाहिए उसको हटाना है, जो प्रोडक्ट क्लासेस नहीं चाहिए उनको हटाना है, जो प्रोडक्ट उन क्लासेस के अंदर हैं उनको हटाना है। तो ये कई सारे स्टेप्स हैं। टू स्टार्ट विथ, आई थिंक एसेट्स, काफी लोग बहुत प्रभावित हो जाते हैं नवीन एसेटों में से। जैसे कि बिटकॉइन हो गया। काफी लोगों ने कॉइन्स खरीदे हुए हैं, उनकी ना के बराबर वैल्यू हो गई है, उसको हटा नहीं रहे क्योंकि इस उम्मीद में बैठे हैं कि कभी ना कभी पूरे पैसे वापस आ जाएंगे उनके। तो डिफरेंट एसेट क्लासेस का के तरफ रुझान होता है। कभी प्राइवेट इक्विटी हो गया, कोई अनलिस्टेड शेयर हो गए, कोई रीट्स हो गए, जिनकी आपकी शायद जरूरत ना हो। सो क्लियर ऑल द एसेट्स एंड जो सबसे महत्वपूर्ण एसेट हैं उनमें एडिक्वेटली पैसा लगाएं और फिर देन यू ट्रैवर्स द पाथ ऑफ द नेक्स्ट 5-10 इयर्स। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट एसेट्स जो आज एक क्लीन पोर्टफोलियो में मुझे दिखते हैं वो हैं इक्विटी एंड डेट। रियल एस्टेट कंजम्पशन के हिसाब से बहुत अच्छा एसेट है और ऑफ कोर्स गोल्ड थोड़ी मात्रा में आपके ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की क्षमता रखता है। इन 4 एसेट्स के अलावा अगर आपके पास कोई भी और एसेट हो उसको आप क्लीन जरूर कर सकते हैं और यही चीज मैं अपने पोर्टफोलियो में भी, कोई और चौथी के अलावा कोई और एसेट नहीं। तो फिरोज, आपने जिक्र किया कि आपकी नजर में एक क्लीन पोर्टफोलियो के लिए इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड, ये 4 एसेट क्लास हैं जो कि एक पोर्टफोलियो को सिंपल बनाते हैं लेकिन येट पावरफुल भी बनाते हैं, अच्छा रिटर्न देने वाला पोर्टफोलियो बनाते हैं। इक्विटी और डेट से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये 2 ऐसे एसेट क्लास है जिनका कोरिलेशन कम है। बाजार की चाल के हिसाब से इनकी जो चाल रहती है वो अलग रहती है। तो इक्विटी और डेट का सही एसेट मिक्स कैसा रहना चाहिए? स्वाति जी, अगर इक्विटी डेट की बात करें, जैसे आपने कहा, इन दोनों की एक प्रॉपर्टीज जो हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक हैं इन दोनों एसेट की, काफी परे हैं। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट डेट लेते हैं और होल्ड टू मैच्योरिटी लेते हैं कि भाई मैंने अपने पोर्टफोलियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए लेंड कर दिया और सिर्फ एक टारगेट मैच्योरिटी फंड खरीद लिया, तो उसमें जो रिटर्न है उसकी वेरिएबिलिटी मैच्योरिटी पे ना के बराबर रहती है।
जो कि इक्विटी में ऐसा नहीं होता। आप जब इन्वेस्ट करते हैं 5 साल बाद आपको क्या रिटर्न मिलेगी उसकी काफी वाइड रेंज हो सकती है। 8% भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, कभी-कबार 2-3 भी मिल सकता है, बट करंट स्थिति में आई थिंक 8 से 15% की रिटर्न आपको कंपाउंडेड इक्विटी में मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन व्हाट पैन्स आउट ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। बट डेट में ऐसा नहीं है। डेट में अगर आपने एक टारगेट मैच्योरिटी फंड 10 ईयर का लिया जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेपर है, तो 7.1% अगर आपने देख के लिया है और उसको 10 साल के लिए निवेशित रखा है, तो 7.1% कंपाउंडेड आपको मिल जाएगा। जो 100 रुपए डले हैं, 7% कंपाउंडिंग 10 साल के लिए यही होती है कि आपका पैसा डबल होके निकल आएगा। फिर उस 10 साल के दौरान आपको कोई टैक्स नहीं भरनी। जब पैसा आता है तब ऑफ कोर्स अपनी स्लैब के हिसाब से टैक्स जरूर भरना है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफी यूनिक है। एक बहुत प्रेडिक्टेबल है, एक दूसरा एक रेंज में प्रेडिक्टेबल है, स्पेशली इन द लॉन्ग रन। सो 70% इक्विटी 5 ईयर प्लस मनी के लिए अगर 70 नहीं रखा तो इन्फ्लेशन बीट नहीं कर पाएंगे। दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू बीट द करंट इन्फ्लेशन। तो इस एसेट मिक्स में कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं। इन गलतियों से कैसे बचना चाहिए? इनफैक्ट कई लोगों को लगता है कि उन्होंने एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट ले लिया और उसी के साथ उन्होंने अपने निवेश की ड्यूटी को पूरा कर लिया। यहाँ पे रियल एस्टेट में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वेस्ट करना, क्योंकि हमने भारतीय परिवेश में देखा है कि लोग प्रॉपर्टी में निवेश करने को एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट मानते हैं अब तक भी ट्रेडिशनली। तो ऐसी गलतियों से कैसे बचा जा सकता है? स्वाति जी, ऐसी अगर गलतियों से बचना है तो आपको अपने इंट्यूशन पे नहीं, अपने जज्बातों पे नहीं, अपने बिलीफ्स जो मैथमेटिकल हो उन्हीं के आधार पे आपको ये निर्णय लेना है। जैसे आपने कहा प्रॉपर्टी की तरफ रुझान बहुत है। जैसे आरबीआई का लेटेस्ट डेटा भी, लास्ट ईयर का भी अगर आप FY22 का डेटा देखें तो प्रॉपर्टी में जो पैसा गया है वो काफी ज्यादा है इक्विटी से। अगर 46-47 लाख करोड़ एक हाउस होल्ड सेविंग्स हुई है इंडिया में, सब हाउस की सेविंग्स मिला के अगर 47 लाख करोड़ इकट्ठे हुए हैं, उसमें से सब्सटैंटिव पोर्शन, सबसे लार्जेस्ट पोर्शन रियल एस्टेट के अंदर गया है। ना सिर्फ जिस घर में रहते हैं, बट हमें वो लैंड खरीदने में बड़ा अच्छा लगता है, हमें एक दूसरा घर जिसको किराए पे दे सकते हैं उसको लेने में अच्छा लगता है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी छोटी सी मिल जाए। तो अगर हम आंकड़े को देखें, जैसे हमने बहुत सारे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड रिटर्न कैलकुलेट की, जो कोई निवेशक नहीं करता। जिस घर में रहते हैं उसकी भी उनके पास कंपाउंडेड रिटर्न पर एनम कितनी आई उनका एक अंदाजा भी नहीं होता है जिस प्रॉपर्टी में वो रहते हैं सदियों तक। तो हमने वो हिसाब किया तो प्रॉपर्टी की रिटर्न आई 9.13%। और मैं कम प्रॉपर्टीज की नहीं, मैं 400 प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब मेट्रोज को देख के 400 प्रॉपर्टीज, करीबन 400 प्रॉपर्टी में 9.13% की रिटर्न आई 11 साल की होल्डिंग पीरियड के बाद। क्योंकि कोई बिल्डर आपको कंपाउंडेड रिटर्न नहीं दिखाता है और आप भी कंप्यूट नहीं करते, आपको लगता है कि प्रॉपर्टी में 18-20% की रिटर्न आने की गुंजाइश है। जैसे आप मेरा पोर्टफोलियो देखें, लास्ट 8 साल में इक्विटी पोर्शन पे मेरी 16-16.5% की कंपाउंडेड रिटर्न आई है। निफ्टी ने उसी दौर में 12% का रिटर्न दिया है और एक्टिव फंड्स ने 16-16.25 टोटल दिया है। तो अगर आप इक्विटी से प्रॉपर्टी की उसी दौर में तुलना करें तो जमीन आसमान का अंतर है। बट फिर भी लोग प्रॉपर्टी में जाते हैं क्योंकि वो आंकड़े देखने से हिचकिचाते हैं। और एक प्रैक्टिस है जो शायद सालों और सदियों से बनी आई है, अपने पेरेंट्स को देखना है, उनके पेरेंट्स को देखना, वो शायद उससे अलग नहीं हो पाई है आज की जनरेशन भी। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें बदलाव हम होता हुआ देख भी रहे हैं, छोटा ही सही, लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद है कि इसमें और भी बदलाव आएगा। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग जरूर बढ़ेंगे। इक्विटी डेट की क्योंकि अभी हमने चर्चा की, जिक्र किया आपने, जैसे बताया फिरोज की, अगर 5 साल से ऊपर की आपकी होराइजन है तो एसेट और बचा हुआ डेट में जाना चाहिए, और लगभग 5 साल तक की अवधि में 70 इक्विटी या 30 डेट में सही है। विद इन डेट और इक्विटी भी कौन से ऐसे आपको निवेश विकल्प लगते हैं जो कि एक पोर्टफोलियो के लिए सही रह सकते हैं और ज्यादा क्लटरिंग जिससे होने की संभावना कम रहे? स्वाति जी, जैसे हमने अगर एसेट एलोकेशन का निर्णय कर लिया कि 70-80% इक्विटी में जाना है, तो जाहिर सी बात है एक चीज को ध्यान में रखना है कि हर साल वो 10-15% ऊपर नीचे होगा, बट लंबी अवधि में वो 16-15% की कंपाउंडेड रिटर्न देने की अच्छी खासी संभावना है। अब कमिंग टू, जैसे आपने देखा कि इक्विटी में अगर हमें 60, 70, 80% जो भी लगाना है, उसके कई सारे जरिए हैं।
अब जहां तक कि मेरे पोर्टफोलियो का सवाल है, मैंने एक भी स्टॉक नहीं खरीदा, एक भी पीएमएस नहीं खरीदा, एक भी एआईएफ नहीं खरीदा, एक भी इंश्योरेंस बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं खरीदा, फिर भी मेरी 16 16.5 की कंपाउंडेड रिटर्न आ गई। तो जो जरिया आपको इक्विटी में घुसने का जो जरिया है, उसका प्रयोग कौन से वाले जरिए का प्रयोग करेंगे, कौन से साधन से आप इक्विटी जो डेस्टिनेशन है उसके अंदर घुसेंगे, वो निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। वो सिंपल म्यूचुअल फंड से अगर करें तो रिस्क सीमित रहता है। ऑफ कोर्स कोविड भी हुआ, उसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी गिरावट आई, बट ऐसा नहीं था कि स्टॉक ऑन जैसे 80% की गिरावट भी देखने को मिली थी। काफी सारे निफ्टी स्टॉक भी 60-70% गिरे थे, बट म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। सो पॉइंट इज, सेकेंड स्टेप ऑफ क्लीनिंग इज नथिंग बट जो भी व्हीकल्स हैं आपको इक्विटी में पार्टिसिपेट करने वाले, उसमें से एक का चुनाव करें, और एक का आंकड़ों के आधार पे चुनाव करेंगे तो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड जीत जाता है। ना सिर्फ रिटर्न पे, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे म्यूचुअल फंड हैंड्स डाउन जीतता है। माना कि वो उसमें कोई 500 करोड़ 500 रुपए भी लगा सकते हैं, कोई 500 करोड़ भी लगा सकते हैं, बट इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म, बट दैट्स व्हाट विंस इफ यू लुक एट मैथमेटिक्स ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बेसिस। और इसमें सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल फिरोज जो रहता है वो यही रहता है कि पोर्टफोलियो में फंड होने कितने चाहिए। तो आपने जो स्टडी किया है, हम जो पिछले कई सालों से समझते आ रहे हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स से उनका ये मानना है कि फंड की भीड़ ज्यादा बढ़ानी नहीं चाहिए। अब आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है, कितने फंड सही हैं? स्वाति जी, मेरा भी ये मानना था कि 10-12 फंड से ज्यादा तो कभी कतई नहीं होने चाहिए, बट हमने स्टडी की और मैथमेटिक्स ने मुझे गलत साबित किया कि ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियोज, हमने 1000 पोर्टफोलियोज, 996 पोर्टफोलियोज लास्ट एक साल में, जो आनंद राठी के नहीं बट किसी और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ लगे हुए हैं पैसे, उनको ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन एनालाइज किया, तो 52% लोगों ने निफ्टी को बीट नहीं किया एंड 93% लोगों ने आनंद राठी के मॉडल पोर्टफोलियो को बीट नहीं किया। जो 6 से 7% जो लोग हैं जिन्होंने आनंद राठी को भी बीट किया और निफ्टी को भी बीट किया, उनकी एवरेज नंबर ऑफ स्कीम्स 26 थी। तो ये जो मैं भ्रम पाल के रखा था 10-12 सालों से, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कन्फेस करना चाहूंगा कि मैं गलत था, कि 10-12 स्कीम्स से ज्यादा आप निफ्टी को बीट नहीं कर सकते। तो अगर आप 12-13 स्कीम में भी हैं तो इतनी डरने की बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आपने स्कीम्स को रिसर्च करके लिया है। इसीलिए इस साल हमने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में 14 स्कीम का मॉडल पोर्टफोलियो बनाया, बिकॉज डेटा कहता है कि अगर ज्यादा भी स्कीम्स हो तो भी डरने की बात नहीं है, बट स्कीम्स का चुनाव किस आधार पे हो रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण वेरिएबल है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपको अपने पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करना चाहिए और इसकी पूरी प्रक्रिया कैसे रहनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम चर्चा करें फिरोज अजीज से। फिरोज, किसी भी चीज़ को रिव्यू करना है, स्पेशली अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यूजुअली एक ऑडिट किया जाता है कि क्या हर कोई चीज़ ऑन ट्रैक है कि नहीं, तो इसको एक एक करके हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टेप 1 क्या हो किसी भी एक पोर्टफोलियो रिव्यू की स्ट्रैटेजी का? स्वाति जी, जैसे आपने सही फरमाया कि एक अपनी जो काम जो कर रहे हैं, जैसे कंपनियां अपनी ऑडिट कराती हैं, अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराती हैं, अपने पूरे प्रोसेस को ऑडिट कराती हैं, वैसे इन्वेस्टमेंट में भी एक ऑडिट का एक माइंडसेट बहुत जरूरी है। तो आपको पहली चीज तो ये करनी है कि आपको ये ऑडिट करना है कि आपकी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितनी आई, रिटर्न कितनी आई। कोई भी इन्वेस्टर के पास 1-2 प्रोडक्ट की रिटर्न जरूर उनको पता होती है। ओवरऑल पोर्टफोलियो की जो भी पैसा उनके पास है, सब कुछ मिला के, पीपीएफ, ईपीएफ, स्मॉल सेविंग्स, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, जो भी खरीदा हुआ है उन्होंने, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उन सबकी ओवरऑल लास्ट ईयर की रिटर्न कितनी है, कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड, ये उनको पता नहीं होता। और उसके बाद पोस्ट टैक्स रिटर्न आपकी लास्ट ईयर की कितनी है, लास्ट 5 सालों की कितनी है, वो रिटर्न का आंकड़ा भी नहीं होता लोगों के पास क्लियरली। उनके पास ये जरूर होता है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या रिटर्न आई, बट आपके पोर्टफोलियो में हर हिस्सा आपका है। तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो की कंपाउंडेड रिटर्न 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर की कैलकुलेट करनी है, ताकि आपको ये पता लगे क्या आप बाकी इंडियन से ज्यादा अच्छी तरह से पैसा मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमने इंडिया की ओवरऑल हाउस होल्ड की अप्रोक्सीमेट रिटर्न निकाली लास्ट 10 ईयर्स की, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने पैसा कहां लगाया है, एज पर आरबीआई का डेटा। तो हमें पता लगा कि इंडिया की रिटर्न 7% या 7% से कम है। बट आपकी अगर रिटर्न लास्ट 10 इयर्स की कंपाउंडेड 10% है तो कुछ की बात है।
अगर आपकी रिटर्न 6% है तो आपको बहुत सारी चीज चेंज करनी पड़ेगी। तो ऑडिट में पहले आपकी रिटर्न प्री टैक्स पोस्ट टैक्स ईयर वाइज कितनी आई, ये अगर आपके पास नहीं है तो पहला स्टेप है ऑडिट का, स्वाति। ओके, तो ये हमने समझा कि पहला स्टेप ऑडिट का आपके लिए क्या होना चाहिए। इसमें जो भी हमने एक स्ट्रैटेजी सेट की है फिरोज, कई बार ऐसा होता है कि हमने एक गोल सेट किया लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्योंकि बाजार की वैल्यूएशंस बदली, इसलिए हमारा वो जो ओरिजिनल एसेट एलोकेशन था वो बिगड़ गया। तो वो कौन से स्टेप पर समझे एक निवेशक कि वो एसेट एलोकेशन कैसे बिगड़ा होगा, कब बिगड़ा होगा, और एक बेसिक जो रेशो होना चाहिए एक एसेट एलोकेशन का विद इन कैटेगरीज, उसका कोई एक सेट पैटर्न है? ये स्वाति जी, जो बिल्कुल सेट पैटर्न है। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। रीबैलेंसिंग एक ऑटोमेटिक रिस्क मिटिगेशन होता है। जैसे आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखें, इक्विटी ने कोई रिटर्न नहीं दी, ना के बराबर रिटर्न दी, 1-1.5% की रिटर्न दी। तो जाहिर सी बात है डेट तो वेट करेगा नहीं इक्विटी का, डेट ने फिर भी 6-7% की रिटर्न दी होगी। तो आपको क्या करना है कि अगर डेट की मात्रा आपके डिसाइडेड मात्रा से बढ़ जाए, अगर आपने 70-30 सोचा है, तो अगर 70 नहीं बढ़ता है और 30 बढ़ जाता है तो 30 एक ज्यादा प्रोपोर्शन हो जाता है ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो डेट को बेच के आपको इक्विटी खरीदनी। अब लास्ट 6 महीने देख लें, इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छी रिटर्न दी है और उसके बाद मिड कैप स्मॉल कैप ने और अच्छी रिटर्न दी है। तो म्यूचुअल फंड की एनएवी निफ्टी से कई ज्यादा बड़ी है। तो इक्विटी की मात्रा अगर आपने पहले अप्रैल को ये निर्णय किया था कि 70 होगा इक्विटी में और 30 होगा डेट में, और ऐसा हो जाता है कि 6 महीने बाद आप देखते हैं कुछ नए पैसे लगाए बगैर ये 70 बढ़ के हो गया 77 और डेट की मात्रा हो गई 23, तो आपको ये ₹7 जो एक्स्ट्रा इक्विटी में गए हैं निर्णय से अधिक, वो आपको इक्विटी से बेच के डेट खरीदना है। तो वापस रीबैलेंस करके आप 70-30 की मात्रा में आ जाएं। अगर आप ये पीरियोडिकली करेंगे तो जाहिर सी बात है जब इक्विटी ऊपर होगी आपको बेचना होगा, जब इक्विटी नीचे होगी तब आपको इक्विटी खरीदनी होगी। ये रिस्क मिटिगेशन और रिटर्न एनहांसमेंट का एक बहुत स्वीट पिल है, वो जरूर लेना चाहिए बाय बीइंग वेरी वेरी मेथोडिकल अबाउट रीबैलेंसिंग। फिरोज, क्या पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग अलग अलग लेवल्स पर की जाती है और क्या की जानी चाहिए? ये तो हमने एसेट क्लास के बेसिस पर हमने समझी, या कैटेगरी टू बी मोर प्रिसाइज, इक्विटी और डेट। कई बार सब कैटेगरीज होती है, फिर स्कीम लेवल्स भी होती है, फिर रिस्क बेस्ड रीबैलेंसिंग भी होती है। तो क्या इसका कोई रूल होना चाहिए कि आपको कब कौन से तरीके की रीबैलेंसिंग करनी चाहिए, या एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कि कहां पर ज्यादा बदलाव हुआ है या कहां पर वो एक डीरेलिंग हुई है पोर्टफोलियो की, उस हिसाब से इसका डिसीजन लेना चाहिए? स्वाति जी, कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है इसके लिए, बट मैं आपको ये बता सकता हूं मैं अपने पैसे के साथ क्या करता। लाइफ इन्वेस्टिंग की लाइफ को सिंपल करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिंपल नहीं करेंगे तो निर्णय होंगे नहीं, निर्णय नहीं होंगे तो कोई एक्शन नहीं होगा, तो रिस्क रिटर्न यूं ही चलेगी, आप उसको कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। तो मैं सिर्फ ये करता हूं कि अगर समझो कि जो उदाहरण बोल रहे थे 70 से बढ़ के अगर 77 हो गई इक्विटी, तो मैं अपनी जो भी 14 स्कीम्स हैं उनको उसी मात्रा में बेचता हूं और डेट की दो स्कीम्स हैं उनको खरीद लेता हूं। अब वो 14 स्कीम में अगर मुझे ₹7 निकालने हैं, 10% निकालना है, तो पूरी 14 स्कीम से 10% निकालूंगा और वो 10% दो डेट स्कीम्स जो मेरे पोर्टफोलियो में है, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स, उसमें मैं निवेश कर लूं। तो इससे क्या होगा कि मैं इतनी डेलिब्रेशन नहीं करूंगा, इतनी सोच में नहीं रहूंगा। अगर इतना सोचूंगा, अगर 10 दिन सोचूंगा तो मार्केट इधर की उधर हो ही जाएगी। सो इसमें वक्त नहीं मिलता है। सो कीप इट सिंपल। आप एसेट को रीएलोकेट कर रहे हैं तो एसेट को ही रीएलोकेट करें, उसको प्रोडक्ट की चॉइस से कंफ्यूज ना करें। और सर्जिकली 14 स्कीम्स हैं मेरे पोर्टफोलियो में, तो पूरी बिकेंगी उसी मात्रा में, ताकि डेट की 2 स्कीमें खरीदी जा पाए। ये मेरी रणनीति है और मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि मैंने काफी सालों से चलाई। और आपकी नजर में ये जो रीबैलेंसिंग है वो करनी कितनी बार चाहिए? क्योंकि जैसे हम एक वेट लॉस जर्नी पर होते हैं और कई लोग जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका वेट लूज हो, वो बार बार वेइंग स्केल पर खड़े होकर चेक करते हैं आज कितना वेट कम हुआ या आज कितना वेट बढ़ा। ऐसा ही हम पोर्टफोलियो में भी कई बार समझने की कोशिश करते हैं कि कितना रिटर्न बनाया, कितना डाउन हुआ। पर
अगर इसको समझने की कोशिश करें, वो बदलाव होना या रिव्यू करना, रीबैलेंसिंग का सही समय क्या होना चाहिए? स्वाति जी, अगेन ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो रोज रोज वेइंग स्केल पे खड़े होंगे तो या तो फिर एक दिन ज्यादा ही खुश हो जाएंगे, एक दिन ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे कि मेरा वेट घट नहीं रहा। तो एक आइडियल फ्रीक्वेंसी दोनों चीजों की होनी चाहिए। एक तो रीबैलेंसिंग की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और पोर्टफोलियो देखने की भी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम सेट होनी चाहिए। अब मेरा पोर्टफोलियो में कोई और दिन पे नहीं और सिर्फ मंथ एंड की पोर्टफोलियो वैल्यूज देखता हूं ताकि मैं जज्बातों में ना घुसूं। काफी लोग अपने पोर्टफोलियो की वैल्यूज हर दिन देखते हैं या उस दिन तो जरूर देखते हैं जब मार्केट 3% गिरती है या 3% बढ़ती है। ये कभी ना करें, ये बहुत हानिकारक होता है क्योंकि जज्बात जाग जाते हैं आपके। एक फ्रीक्वेंसी रखें कि भाई मैंने अगर सितंबर का पोर्टफोलियो देखना है तो सितंबर 30th की वैल्यू ही देखूंगा। सो दैट्स वन। कमिंग टू योर क्वेश्चन स्वाति जी, मेरे हिसाब से उसका भी राइट रॉन्ग नहीं आंसर है कि कब रिबैलेंसिंग करनी। बट 5% से अगर आपका पोर्टफोलियो का एलोकेशन गड़बड़ा जाए तब रीएलोकेशन का एक केस बनता है। जैसे अगर आपने 70-30 का निर्णय किया था 1 अप्रैल को इस साल और वो आज 77 हो गया है मंथ एंड के पोर्टफोलियो में, तो अब ये चेक कर लिया आपने कि भाई 75 तक ठीक था, अब ये 77 हो गया तो रीबैलेंसिंग का वक्त हो गया। तो 3rd, 4th, 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ के पहले आप अपनी रीबैलेंसिंग जरूर कर लें। सो 5% इज द थ्रेशोल्ड व्हिच आई यूज। स्वाति, तो ये आपने कम से कम एक तरीका जरूर बताया कि कब आपको रिबैलेंसिंग करनी चाहिए। अगर 5% से आपका पोर्टफोलियो बदला है तो वो एक शायद वजह हो सकती है अपने पोर्टफोलियो को देखने की, उसे रिबैलेंस करने की। उसके अलावा बार बार रिबैलेंस करना भी पोर्टफोलियो की सेहत के लिए हानिकारक होता है। काफ़ी पॉइंट्स पर आज हमने चर्चा की कि अपने पोर्टफोलियो को एकदम सिंपल और क्लीन कैसे बनाएं। उस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए फिरोज, आपका एक बार फिर से करेंगे धन्यवाद।